नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में समाज में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो हम आप सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हों। आज हम ऐसे ही खास मेहमान को आपसे मिला रहे हैं। टीवी की जानी मानी अदाकारा, अभिनेत्री, स्पोर्ट्स एंकर, मीडिया पर्सन तानिया पुरोहित से। आइए आपके उनसे मुलाकात कराते हैं। तानिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, इतनी अच्छी शुरुआत की और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा प्लेजेंट लगता है दूरदर्शन देखकर। जब बातें सुनते हैं, इस तरह से शोज देखते हैं, वही फीलिंग आ रही है। जी तानिया, हमने देखा है कि आपने बहुत लंबे समय से आप फिल्म की दुनिया में काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की दुनिया में काम कर रहे हैं, स्टार एंकर हैं आप, स्पोर्ट्स एंकर हैं आप। तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ही ये रहता है कि हम समाज में जो अपनी खास पहचान बनाते हैं जो लोग, उनको हम रूबरू कराएं लोगों से, और हमारे जो दर्शक हैं वो उनसे प्रेरणा ले सकें। तो हम सबसे पहले आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। ओके, पहले तो आपने मुझे स्टार एंकर कहा तो वहाँ पर थोड़ा सा कहूँगी कि बनने की कोशिश कर रही हूँ। स्टार तो नहीं, और अपना नाम उस तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो मेरे लिए बस शुरुआत है। लेकिन फैमिली, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मेरे जो पिताजी हैं वो HNBGU यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम कर रहे थे। अभी रिटायर हो चुके हैं। पहले इंग्लिश डिपार्टमेंट थे, रिटायरमेंट के बाद थिएटर डिपार्टमेंट वहाँ पर संभाल रहे हैं, जहाँ MA थिएटर का कोर्स होता है। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, क्योंकि उनकी तरफ से मुझे हमेशा मेरे करियर को लेकर, मेरे सपनों को लेकर बहुत सपोर्ट मिला है। पिताजी का थिएटर से भी बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा, जिसकी वजह से मेरा भी थिएटर से हमेशा से जुड़ाव रहा। बाकी अब तो ज़िंदगी आगे बढ़ी और बहुत सारे और नए रिश्ते जुड़े हैं, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड मेरा यही है। जी, आपकी शिक्षा दीक्षा जो स्कूलिंग है वो आपकी कहाँ पर हुई है, इसके बारे में भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। पहाड़ों के बीच श्रीनगर गढ़वाल में मेरी स्कूलिंग भी वहीं हुई है। एक स्कूल था रेनबो पब्लिक स्कूल, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा मौका मिलता था मंच पर चढ़ने का। वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती थी। वहाँ से शुरुआत करी और मंच से लगाव वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद एक कॉन्वेंट स्कूल है श्रीनगर में, वहाँ पढ़ाई करी और फिर ग्रेजुएशन भी वहीं से करी, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से मैंने किया, अपना मास कम्युनिकेशन। जी तानिया, आपने इतना पढ़ाई लिखाई इतनी की है, तो पढ़ लिख कर क्या बनने की ख्वाहिश थी? आज जहाँ पर तानिया है वो आप बनना चाहती थी या कुछ और? अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊंगी यहाँ पर, बिल्कुल भी झूठ नहीं, कि मैं पढ़ाई लिखाई से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम कभी भी नहीं था। लेकिन जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि होना चाहिए, प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बावजूद मेरा झुकाव ज़्यादा आर्ट्स और परफॉर्मेंसेस की तरफ ज़्यादा था। और स्कूल्स में अभी उत्तराखंड में अब चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन उस वक्त आर्ट्स स्ट्रीम सिर्फ 1 ही 2 स्कूल्स में होती थी। जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ नहीं थी, तो मुझे कॉमर्स में पढ़ाई करनी पड़ी। हालांकि ग्रेजुएशन मैंने फिर आर्ट्स में किया। पढ़ाई के साथ साथ मैं थिएटर से बहुत ज़्यादा जुड़ी रही, मेरे पिताजी की वजह से। जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी तो मैंने अपना पहला नाटक किया था, अंधा युग में मैंने एक उल्लू का पात्र निभाया था, लेकिन वो मंच पर चढ़ने की शुरुआत थी। और पढ़ाई से ज़्यादा मेरा झुकाव थिएटर, मंच, डिबेटिंग, इसकी तरफ रहा। पढ़ाई भी की है मैंने, लेकिन यहाँ ज़्यादा मेरा जुड़ाव इस चीज़ से रहा। बस इसी तरह से शुरुआत हुई मन से। यही सवाल था ना आपका? बिल्कुल। तानिया, हमने देखा है कि आपने अभिनय के क्षेत्र में आप बहुत बड़ा नाम आपने कमाया है और आगे भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली। लेकिन अभिनय के साथ में पढ़ाई को और अभिनय को किस तरह से आपने कोऑर्डिनेट किया इन दोनों के बीच में? क्योंकि आपने डिग्रियां भी हासिल की हैं, पढ़ाई लिखाई भी की, थिएटर भी किया, तो किस तरह से आपने इसमें सामंजस्य स्थापित किया, कोऑर्डिनेशन किस तरह से आपने किया है पढ़ाई और अभिनय में? मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती हूँ। जब मैं स्कूल में थी, मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट बच्ची हुआ करती थी। खुद पर विश्वास जो होता है उसकी मुझ में बहुत कमी रहती थी। पढ़ाई की वजह से आपको गणित पढ़नी पड़ती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, मुझे बड़े कठिन लगते थे। तो आप अपने आप को उस हिसाब से मापने लगते हो कि मेरे अगर नंबर कम आते हैं तो मैं उतनी कॉन्फिडेंट बच्ची नहीं हो सकती, या आप अपनी सेल्फ एस्टीम को उससे जज करते हो। लेकिन हुआ ये कि मैंने थिएटर जब शुरू किया तो मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ने लगी, क्योंकि जब मैं मंच पर होती थी तो लोग कहते थे कि ये लड़की तो बड़ी तेज है, ये तो बड़ी होशियार है। हमारे गढ़वाली बोलते ना, बहुत तेज बच्ची थी भाई, बहुत तो ऐसे बोलते थे। तो मुझे वहाँ से मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसने मेरी पढ़ाई में रिफ्लेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास आने लगा। और वहाँ से मेरी जो पढ़ाई थी उसमें भी बेहतरी होने लगी। तो 11th-12th में जब मैं कॉमर्स पढ़ने लगी
तो वो मेरी सिर्फ बेहतर ही हुई। जो मैंने अभिनय किया, मुझे कोई सामंजस्य बैठाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्चुअली वो बैठ गया और मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ा। तो मैं तो ये कहती हूँ कि थिएटर ने मुझे मेरी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। बिल्कुल। आपने विज्ञापन फिल्मों में, एडवर्टीजमेंट की दुनिया में आपने कदम रखा, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मोटिवेशन क्या था आपका? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपको एडवर्टीजमेंट की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में जाना है और काम करना है? मुझे ना बड़ा लालच था बचपन से इस चीज़ का। मैं बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, ये लालच ही होता है जो आपसे बहुत सारी चीज़ें कराता है। अप्रिसिएशन, मेरे पिताजी हैं, उनका उत्तराखंड में बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत सारा काम किया है, तो सब हमें ऐसे पहचानते थे कि अरे पुरोहित जी के बच्चे आ गए। तो मेरे दिल में बड़ा ये लालच था कि किसी दिन मेरे पिताजी को भी लोग कहें कि अरे ये तान्या के पिताजी आ गए। तो जब मैं मंच पर चढ़ती थी, वो एहसास मैं उनको करवा पाती थी कि अरे आपकी बेटी तो बहुत अच्छा कर रही है। वहाँ से जब मैं डिबेट्स में फर्स्ट प्राइज़ लेने लगी, मुझे इनाम मिलते थे कॉलेज के बीच में, मुझे लगा कि इससे और बड़ा क्या किया जा सकता है। तो मैंने एक्टिंग के फील्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया। हालांकि मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ, जब आप वहाँ पर होते हैं तो आप यही सोचते हैं टीवी पर लोगों को देखकर कि ये दूसरे लोग हैं, ये पता नहीं कहाँ से आते हैं, कौन ये लोग हैं। लेकिन वहाँ पर भी बीच बीच में दूरदर्शन का ही एक बहुत छोटा सा मुझे सीन मिला था करने को। मुझे शो का नाम भी याद नहीं, वो डीडी कश्मीर के लिए कोई शो था, और एक लाइन बोलनी थी। तो उसमें मैंने बड़ी साफ लहजे में लाइन बोली, तो उन्होंने कहा ये लड़की बढ़िया बोल रही है, इसे बड़ा डायलॉग दो, और उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए थे। बहुत साल पुरानी बात है। और मुझे लगा कि अरे ये तो वो चीज़ है जो मैं पसंद करती हूँ और उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो वहाँ से एक वो जो आइस ब्रेक होती है कि अच्छा मैं भी कैमरे पर आ सकती हूँ, और कोई दिल्ली बॉम्बे से आया हुआ डायरेक्टर मेरी भाषा को सुनकर मुझे कह रहा है कि ये तो अच्छा बोलती है। तो वहाँ से मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया और चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और जब मैं दिल्ली गई तो वो तो सीधा माध्यम बन गया था, वहाँ ऑडिशंस होते थे। इस तरह से मेरा जो पैर पड़े इस दुनिया में, वहाँ से शुरुआत हुई। और उसके बाद जब ऑडिशंस देती गई तो काम मिलता रहा। फिर दिल्ली से बॉम्बे, और बॉम्बे तो हब है इस चीज़ का। तो जितनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैंने एक्सप्लोर किया और उन चीज़ों को थोड़ा सा ग्रैब भी कर लिया। बिल्कुल। और आपने जैसे जिक्र भी किया, आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा। डॉक्टर D.R. पुरोहित जी के बारे में हर कोई जानता है। उन्होंने हमारी लोक संस्कृति और सभ्यता के लिए, उत्तराखंड के लिए, गढ़वाल के लिए बहुत कुछ काम किया है, और वो अभी भी कर रहे हैं। फिल्मों से अब हम बात करते हैं एंकरिंग में। जब आपने कदम रखा, तो एंकरिंग का अवसर आपको कैसे मिला तान्या? तो मुझे बड़ा शौक था। कॉलेज में एनुअल फंक्शन होता है, HNBGU में बड़े लेवल पर एनुअल फंक्शन होता है, जगह जगह से कॉलेजेस आते हैं पार्टिसिपेट करने। तो वहाँ पर आप अचानक से स्टार बन जाते हो जब आप एंकरिंग में फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। तो जब मैं वो करने लगी और लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगा कि अच्छा मेरे अंदर एक और टैलेंट शायद है, मैं एंकरिंग कर सकती हूँ, मैं कंपेयरिंग जिसे बोलते हैं, मंच से बोलना कि अब मंच पर ये आएंगे, ये सब मैं संभाल सकती हूँ। तो जब मैं दिल्ली आई, वहाँ पर होम शॉपिंग जो सामान सेल करते हैं ना, कहते हैं कि आज हम आपके लिए ये लेकर आए हैं, अभी ऑर्डर कीजिए वरना निकल जाएगा। तो वो मैं कॉपी करती थी, क्योंकि मेरे अंदर थिएटर और एक्टिंग तो थी। तो मैं दिन रात उनको देखती थी, अरे ये ऐसे बोल रही है कि अगर आपको कोई बेडशीट सेल करनी है तो आप सीधे ये नहीं बोल रहे हैं कि देखिए ये बेडशीट खरीद लीजिए, आप बोलेंगे घर को खूबसूरत देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं जब पड़ोस वाली महिला आए तो आपके घर की तारीफ करे। तो मैंने कॉपी किया, और जब ये किया मैंने ऑडिशन में जाके, तो उन्हें ये बड़ा पसंद आया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लड़की तो अलग तरीके से सोच रही है। इंटरेस्ट पैदा करने की क्वालिटी होनी चाहिए, अदरवाइज ये बोलना तो आसान है कि खरीद लो। तो वहां से मुझे लगा कि मेरे अंदर एक और टैलेंट है, और मैंने 7-8 साल होम शॉपिंग में काम किया, अलग अलग चैनल्स में। और उसकी वजह से मैं मुंबई मूव हुई, और जब मैं मुंबई मूव हुई तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ हुई कि मेरी होम शॉपिंग की नौकरी चली गई थी। उस चैनल में कॉस्ट कटिंग हो रही थी। तो अब मुझे लगा अब मैं क्या करूं, लेकिन किस्मत होती है। क्रिकेट की मैं हमेशा से फ़ैन थी। एक जगह ऑडिशन का कॉल आया, मैं चली गई। स्टार स्पोर्ट्स नहीं था, कोई और यूट्यूब चैनल था, वहाँ उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और 2 साल उनके साथ काम करने के बाद स्टार स्पोर्ट्स से मुझे कॉल आया, क्योंकि मेरे लिए 2 साल का क्रिकेट का एक्सपीरियंस हो गया था। तो दैट्स हाउ वहाँ से बढ़ते बढ़ते स्टार स्पोर्ट्स की तरफ आप स्पोर्ट्स के लिए एंकरिंग करने लगे। जी। हम देखते हैं तान्या कि जो लोग होते हैं, जैसे हमारे पहाड़ के लोग हैं, अपनी भाषा को बोलने में खासकर बोलते भी हैं, लेकिन आज की नई पीढ़ी अगर हम देखते हैं तो बड़ा संकोच भी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि देश के अलग अलग स्थानों पर बात करें, जो और स्टेट्स हैं हमारे, पंजाब है, हरियाणा है, या फिर आप साउथ इंडिया की बात करें, बंगाल की बात करें, तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी भाषा को, अपनी बोली को बड़ा स्थान देते हैं, महत्व देते हैं और बोलते भी हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप पहाड़ की बेटी हैं और हमारे व्यूअर्स
आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि अपनी भाषा को हमें बोलना चाहिए, किस तरह से बढ़ावा इसे मिलना चाहिए भाषा को? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी जो मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व करी है कि एक समय शायद आया था कि लोग ना बड़ा दूर जा रहे थे भाषा से, संस्कृति से। एक टाइम आया था जब बहुत ज़्यादा संकोच होने लगा था, छोड़ रहे थे। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली एक चीज़ नोटिस करी है, हमारी जो नई जनरेशन है उनकी मैं ज़रूर तारीफ करूँगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएं, आप फेसबुक पे जाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, बच्चे उत्तराखंड के पास इतना वापस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। वो अचानक से एक रियलाइजेशन होता है ना कि अरे सब कुछ तो वही था, ये हमने क्या छोड़ दिया। गढ़वाली गाने आते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनने का आजकल बड़ा चलन है। जितने पहाड़ी बच्चे हैं सारे रील्स बनाते हैं। भले ही वो देखिए एक माध्यम है, आप कहते हैं कि एंटरटेनमेंट का माध्यम है, लेकिन उत्तराखंड की संस्कृति से तो जुड़ रहे हैं। और वो जो संकोच था, मैं जेन्युइनली ये फील करती हूँ, वो बहुत कम होता जा रहा है समय के साथ। मेरी जनरेशन है, मैं तो दुनिया में जाकर बताती हूँ कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। किले नहीं होन भाई गर्व, किले नहीं हम उत्तराखंड में। बिल्कुल, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं। तो लोग होते हैं जो लोग देखते हैं तो एक मार्ग दर्शन मिल, बिल्कुल हमते हमते भी सीखी। बहुत अच्छी बात है। यही होता है, जब मैं मुंबई में जाती हूँ तो मैं अगर किसी को बोलती हूँ, अनुष्का शर्मा के साथ में फिल्म कर रही थी NH10, उन्होंने कहा तुम कहाँ से हो, तुम्हारी और मेरी शक्ल बड़ी एक जैसी लगती है ना, ऐसे ऐसे शी डिड दिस, ऐसे बोला कि ये देखो हमारा एक जैसा लगता है। मैंने कहा मैं उत्तराखंड से हूँ। कहती अरे मेरी नानी भी तो वहीं से है, मेरी मम्मी उत्तराखंड के, हम पहाड़ी हैं, तुम देहरादून से हो। अरे मेरी नानी तो यहाँ रहती है, तुम्हारी कहाँ रहती है। तो वो अचानक से बदल गई। उस सब तक वो अनुष्का शर्मा थी, एंड द मोमेंट मैंने बताया मैं उत्तराखंड से हूँ, वो बन गई मेरी अनुष्का, मतलब हमारी बातचीत होने लगी। तो ये जो एक प्यार और कनेक्ट है ना, ये कभी खत्म नहीं होता। प्यार मोहब्बत है, वो अपनी भाषा से, अपनी बोली से ही आता है कि आप कहाँ से हैं। और जब लोग हमें मिलते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा महसूस होता है और काम करने में भी एक सहजता मिलती है। बिल्कुल, मेरे स्टार में एक उत्तराखंड के ही प्रोड्यूसर हैं, वो कोटद्वार के हैं। तो जब हम मिलते हैं तो मुझे कहते हैं अरे पहाड़ की बेटी, और मैं कहती हूँ अरे पहाड़ के बेटे। इनफैक्ट हमारा एक ग्रुप बना रहता है, हम साथ में बैठते हैं और फिर हम पहाड़ी बातें, हमारे उत्तराखंड। तो ये प्यार ना, ये बहुत, ये जो भाषा आपकी रूट्स उसी से आता है, अदरवाइज सब अलग अलग हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने करी हैं इसमें और बहुत अच्छा आपने बताया। और जो लोग, जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, वो इसको और आएगा और अपनी भाषा को और आगे लेके जाएगा और अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को संजोने का प्रयास भी करेगा। तानिया, हम देखते हैं कि जो लोग जो हैं एंकरिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो लोग, जो बच्चे, आज की जो नई जनरेशन इस क्षेत्र में आना चाहती है? मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि हम एंकर बनना चाहते हैं। जी, कैसे बने? बड़ा क्रेज भी है, बड़ा क्रेज भी, और बहुत ही बड़ा सवाल है, कैसे बने, कैसे बने मतलब क्या, मैं खुद नहीं बता सकती एक्चुअली। लेकिन हाँ, जो बेसिक्स हैं उन पर आपको काम करना है। एक एंकर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपकी भाषा। बिल्कुल, बाकी चीजें बाद में आती है। आप कैसे दिखते हैं, आप कैमरे के सामने मुस्कुरा कैसे सकते हैं, अगर आपके पास भाषा नहीं होगी आप बात नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात। कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सी भाषा में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। आजकल क्या है ना, अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, कोई गढ़वाली ही बोल रहा है, लेकिन किसी भी चीज में आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसको नहीं पकड़ पा रहे। तो मैं ये कहती हूँ, पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अंग्रेजी आपकी भाषा है या हिंदी आपकी भाषा है, और जो भी भाषा है उसको आप इतना स्ट्रांग बनाएं कि एक पर्सन से आप एक पर्सनालिटी में तब्दील हो सकें। और वो भाषा के ऊपर कमांड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी को भी मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप चाहे एंकर बनना चाहते हैं, आप MBA करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, हर चीज़ में आपके लिए थिएटर बहुत काम आएगा। मेरी हर चीज़ घूम फिर कर थिएटर में आ जाती है, क्योंकि अभी आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं ना, कुछ भी हो सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी जो क्विक थिंकिंग होती है वो काम आती है, और मेरे लिए थिएटर ने वो काम किया है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप किसी कमरे में घुसते हैं, वहाँ 4 लोग हैं जिन्हें आपको इम्प्रेस करना है। कैसे आप इम्प्रेस करते हैं? आपकी पर्सनालिटी इम्प्रेस करती है, आप बात करते हैं। इसीलिए थिएटर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खासकर जो एंकर्स बनना चाहते हैं, मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी, कोई वर्कशॉप हो रही हो, इधर उधर कोई लोग मिलते हैं, इंटरनेट पर इतनी सारी क्लासेस चलती हैं, उन पर काम करें। पहला भाषा, दूसरा आपका इम्प्रोवाइजेशन, वो जो समय पर आप सोच सके, क्विक थिंकिंग, उस पर आप ज़रूर काम करें। और जहाँ से एक्सपीरियंस मिल सके, जहाँ से, कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है। मैंने भी एक बहुत छोटे चैनल के साथ शुरुआत करी थी,
मैंने वहाँ से सिर्फ सीखा है, एनी एक्सपीरियंस इज़ गुड एक्सपीरियंस। सो मेरी यही सुझाव है कि आप इस तरह से शुरुआत करें, और जहाँ आपको ऑडिशन का मौका मिले ना किसी बड़े मंच पर, आप इतने प्रिपेयर्ड हो कि सामने वाला देख के कहे यार इसे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही तान्या। और जो लोग देख रहे होंगे, हमारे व्यूअर्स होंगे, यूथ होगा, वो अगर इस चीज़ को अपने में समाहित करेंगे, अपने में समाएंगे कि हमें ऐसा करना, हमें भाषा अच्छी जाननी चाहिए। आप चाहे किसी भी भाषा में अच्छे हो, चाहे आप हिंदी अच्छी बोलते हो, अंग्रेजी अच्छी बोलती हो, और दुनिया की कोई भी भाषा आप बोलती हैं, हर प्लेटफॉर्म में, हर भाषा में, जी, हर भाषा में अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक चीज़ और, वो बोलते हैं कि एक्सपीरियंस हमें तो मिल नहीं रहा, हमें तो कोई चैनल हायर ही नहीं कर रहा है, हम क्या करें। आज की दुनिया, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, आपके पास यूट्यूब है, आप इंस्टाग्राम पे लाइव जा सकते हो, 5 लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप तो बोल रहे हो ना, आपकी तो प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ ये गमला है, आप इसके बारे में क्या बात कर सकते हो? मुझे नहीं सुनना कि इसमें लाल फूल है, इसमें क्रीम फूल है, इसमें हरी घास है, मुझे ये नहीं सुनना, लेकिन आप इसको कैसे विस्तार से एक्सप्लेन कर सकते हो कि सामने वाला मेरी बात सुने, सोए ना। वो जो टैलेंट होता है, वो जो टेक्निक होती है, वो आप खुद से एक्वायर कर सकते हो, आपको दुनिया का कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता। तो मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी, कैमरा खोलिए और शुरू हो जाइए, रिकॉर्ड करिए, देखिए, यूल ऑलवेज नो कि आपने अच्छा कहाँ किया है और कौन सी चीज़ आप बेहतर कर सकते हैं। 5 बार नहीं आएगा, 10 बार नहीं आएगा, 20 बार, 30 बार, 100 बार के बाद चीज़ें बेहतर ही होंगी। बिल्कुल। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं, और आजकल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है कि व्यक्ति उसमें खुद को एक्सप्लोर कर सकता है, और दुनिया देखती है, और क्या पता कौन आपको सेलेक्ट कर ले किसी चीज़ के लिए, किसी रोल के लिए आपको सेलेक्ट कर दे। बिल्कुल तान्या, आपने बहुत अच्छा बताया है। तान्या, आपके परिवार से कितना से, आपने पिताजी का जिक्र किया, तो पिताजी के अलावा या फैमिली मेम्बर्स ने कितना सहयोग किया? क्योंकि हम देखते हैं पहाड़ की बेटी होती हैं कि पढ़ो लिखो और एक नौकरी आप करें, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करें, लेकिन चकाचौंध की जो दुनिया है, टीवी की दुनिया है, अभिनय की दुनिया है, पर्दे की दुनिया है, वहाँ पर हमारे यहाँ भी कम लोग भेजते हैं पहाड़ में कि आप पहले पढ़ाई लिखाई करो, ये तो बात की चीज़ें हैं। हाँ। तो फैमिली का किस तरह से आपको सपोर्ट मिला, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। एक तो मैं 2 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगी, शायद थोड़े पहाड़ में लोग देख रहे हो, शायद थोड़े कहे अरे नई जनरेशन के बन रहे, नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी सक्सेस को मापने का तरीका देहरादून में ज़मीन लेना नहीं है। पहली बात, सबसे बड़ी बात होती है कि अरे भाई कि कितना बड़ा आदमी बन गया, उसने तो देहरादून में ज़मीन ले ली। अगर आप देहरादून में ज़मीन नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आप सक्सेसफुल आदमी की श्रेणी में गिने जा सकते हैं। दूसरा, आपके जीवन का अंत सिर्फ शादी करना, बच्चे होना और ज़मीन खरीदना और घर बनाना नहीं होता है। इससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। ये करिए, आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इससे किसी की सक्सेस को मापना बहुत ज़्यादा गलत है। मेरे लिए थैंकफुली मेरे घर में ये सब कभी भी नहीं था। हाँ, मेरी शादी ज़रूर हुई, लेकिन कोई फोर्सफुली तो नहीं हुई, मेरी अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से हुई है। और वहाँ से भी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बोलते हैं ना, पहाड़ की महिलाएं हमेशा देखती जो आई हैं, रहा है ना इस तरह का कल्चर कि आप खेत में जा रहे हैं। अब तो चीज़ें बदली हैं, लेकिन पहले तो यही था कि खेत में जा रहे हैं, घास लेके आ रहे हैं, गाय को दूध, मतलब गाय का दूध निकाल के लेके आ रहे हैं, गाय को घास डाल रहे हैं, यही एक तरह से था रोज का दिनचर्या। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, वो गाँव की महिलाएं भी शहर आ रही हैं, वो भी जाती हैं दिल्ली बम्बई घूमने अपने बच्चों के साथ। तो आपको अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना होगा ना। पहले महिलाएं क्या पहनती थी, सिर्फ साड़ी, अब सूट पर आ गई और अब जीन्स पर भी आती जा रही है। इस तरह से अगर आप अपनी दिमाग को भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग में लेकर आएंगे तो आपके बच्चों के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे साथ यही हुआ। जब मैंने दिल्ली से मुंबई जाने का फैसला किया, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड दिल्ली में थे, मैंने सिर्फ फैसला लिया, बाकी सबने सपोर्ट किया। मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने बताया, लेकिन वो भी मैं इसलिए बता पाई क्योंकि मुझे पता था मेरा परिवार मेरा साथ देगा। और मेरे दिल में ये था कि अगर मैं बॉम्बे जा रही हूँ, मेरे ससुराल मायके दोनों ने मिलकर कहा है बेटा जाओ, जो करना है करो, तो मेरे अंदर वो ज़्यादा वो स्ट्रेंथ आ गई थी कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू प्रूव समथिंग। एंड आई थिंक अगर आप अपनी बेटियों पर इस तरह से विश्वास करते हैं, उनको वो फ्रीडम देते हैं, तो ये लड़के लड़कियों वाली बात तो हम ना ही करें तो बहुत अच्छा है। ये खत्म हो चुकी है। क्या लड़का क्या लड़की सब बराबर कमा रहे हैं, सब अपनी बराबर पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने भी मास कॉम किया है, एमए, मैंने भी एमए मास कॉम किया। वो एक न्यूज़ चैनल में है, मैं स्टार स्पोर्ट्स में हूँ, तो हम दोनों बिल्कुल बराबर कर रहे हैं। कहाँ से लड़का लड़की? तो ये चीज़ तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ये तो खत्म कर दीजिए। बात भी अगर आप करते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। एंड आई एम श्योर दिस हैज चेंज्ड। बिल्कुल, बहुत बदल चुका है समाज, और लोग जो हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, दोनों ही एक साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। मतलब ये बात भी नहीं होनी चाहिए। मुझे अब लगता है कि ये आप अपने सवालों में भी अब जीवन में बात ना पूछे, कोई कहे तो काट दीजिए, एडिट कर दीजिए इसे।
तानिया, आप बहुत व्यस्त रहती हैं, काफ़ी काम रहता होगा, तो ऐसे व्यस्त दिनचर्या में जो आपका शेड्यूल रहता है, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, तो उसमें अपने फैमिली को किस तरह से आप टाइम दे पाती हैं और अपने काम को किस तरह से इसमें आप बैलेंस कर पाती हैं, इसके बारे में कहिए। अब एक्चुअली हम दोनों ही मीडिया फील्ड में हैं और हम दोनों ही साथ में रहते हैं। बॉम्बे में तो कोई प्रेशर नहीं है एज सच। मेरा काम ऐसा रहता है कि 2 महीना तो मैं घर भी नहीं, मतलब बहुत ही मुश्किल से घर आ पाती हूँ और इतनी लेट हो जाती है, लेकिन उसके बाद मेरे ब्रेक्स आते हैं जी। तो हम लोग जो ब्रेक वाला समय होता है हम मेक श्योर करते हैं कि हम उसमें कहीं घूम आए, साथ में समय बिताएं। और रात का डिनर वो लोग हम कोशिश करते हैं कि चाहे 12:30 ही बज जाए, इतनी लेट खाना खाना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन हम एक मील साथ में बैठकर खाने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक 1 मील अ डे टुगेदर बहुत अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल। आप अपने को फिट और तरोताज़ा रखने के लिए क्या करती हैं? काम भी करती हैं, घर को भी देखती हैं और अपना समय भी देती हैं खुद के लिए, तो राज क्या है तानिया आपकी खूबसूरती का, ताजेपन का, और इतनी सुंदर आप हैं, और किस तरह से आप अपने को फिट रखती हैं? क्योंकि जो लोग टीवी जगत से हैं, जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं, जो लोग एंकरिंग करते हैं, लोग उन्हें देखते हैं, रोल मॉडल होते हैं लोग, उनके जो टीवी पर्सनालिटीज़ होती हैं वो लोगों के रोल मॉडल होते हैं। तो किस तरह से आप अपने को फिट रखती हैं, तरोताज़ा रखती हैं दिन भर काम करने के बाद भी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री में फिटनेस, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये ना एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखें। अगर आप खुद को प्यार नहीं करते तो दुनिया में आपको कोई प्यार नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात। जब मैं अपनी मम्मी को भी कभी बोलते हुए सुनती हूँ कि अरे मैं कहाँ से खुद को टाइम दूँ, मेरे यहाँ इतना काम है, लेकिन मैं कहती हूँ मम्मी निकालो टाइम, वो बहुत ज़रूरी है। और हर महिला जो मुझे देख रही हैं, अपने लिए अगर आप समय नहीं निकालते तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ भी क्या बोलते हैं इनजस्टिस कर रहे हैं, गलत है ये। नहीं, अपने को समय देते हैं, आदमी खुश रहता है अंदर से, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कैमरे में आते हैं, आजकल तो मैं छुट्टी मोड में हूँ, आजकल तो मैं सब खा रही हूँ, लेकिन फिर भी जैसे ही मैं वापस जाती हूँ तो एक ट्रेनर मैंने रखा हुआ है अपने लिए, पर्सनल ट्रेनर। अगर ट्रेनर नहीं है, यूट्यूब से वीडियो देखिए। मैं वर्कआउट करना पसंद इसलिए करती हूँ, मतलब पसंद तो बहुत नहीं करती, लेकिन खुद को अच्छा महसूस होता है। तो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप फिट होते हो ना, बड़ा अच्छा अंदर से अच्छा महसूस करते हो, आपको मन करता है बाहर जाने का, दुनिया से मिलने का। बिस्तर में पड़े हुए हैं, बस घर का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हो। काम बहुत होता है, मैं तो कहती हूँ हमारे पहाड़ की महिलाएं जितनी एक्सरसाइज करती हैं, इधर चढ़ के उधर चढ़ के, उतनी तो कोई नहीं करता होगा, लेकिन उसके बावजूद 1 घंटा दिन का अपने लिए निकालिए, चाहे आप कुछ भी करें, ये आपको फिट और तरोताज़ा रखेगा। मेंटली सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और अच्छी बात ये हमारे पहाड़ों में हम मेंटली हमेशा फिट रहते हैं ना, शांति है, खुशियाँ हैं, लोग अच्छे हैं, कोई चालबाजी नहीं चल रही है इधर उधर, कोई टेंशन नहीं है। तो पर फिर भी उसके बावजूद 1 घंटा दिन का अपने लिए ज़रूर रखें। बिल्कुल। और जब आप फिट रहते हैं तो आपका दिमाग भी काम करता है, बहुत अच्छे ढंग से आप अपने काम को समय दे पाते हैं और कुछ अच्छा कर पाते हैं। तानिया, फिल्म एक्ट्रेस और स्पोर्ट्स की आप एंकर रही हैं, तो दोनों में कहाँ पर एंकरिंग या जो एक्टिंग है, थिएटर है, दोनों में किस चीज़ में आप अपने को ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, एंकरिंग करने में या जब आप अभिनय करती हैं, अभिनय के क्षेत्र में काम करती हैं? ये सवाल मैं खुद से रोज पूछती हूँ और मुझे इसका जवाब नहीं पता, क्योंकि मैं दोनों तभी हम आपसे जानना चाहते हैं। जी। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं दोनों जगह बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि सब मुझे बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक तो होता है ना प्यार, तो एक ही सच्चा वाला होगा। कहती नहीं है, एक्चुअली ये दोनों, क्योंकि एक्टिंग और एंकरिंग मैं अलग मानती ही नहीं, दोनों जुड़े हुए हैं। एक्टिंग में भी आप एक दूसरा रूप लेते हैं और एंकरिंग में भी ऑनेस्टली आपका थोड़ा तो रूप बदलता है ना। मैं ऑफ एयर जैसी हूँ, मैं एग्जैक्टली ऑन एयर वैसी तो नहीं हो सकती ना। कुछ चीज़ें तो होती हैं जो फिल्टर्ड आती हैं। एक्टिंग में एक कैरेक्टर को मैं अपने दिमाग में लेती हूँ, लेकिन एंकरिंग में भी पूरा टाइम मेरा दिमाग ऐसे काम कर रहा होता है, मैं इम्प्रोवाइज कर रही होती हूँ। आपके कान में ईपी लगा है जी, तो उससे आवाज आती है, आपको कमांड्स मिलती हैं। आप मुझसे कुछ और बात कर रहे हैं, अंदर से आपको प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बोल रहा है अरे यार ये क्या सवाल पूछ दिया, सीधा बैठो, कैमरे पे सीधा देखो। ये चीजें होती हैं, लेकिन आप स्मार्ट होते हैं और आप क्या करते हैं और आप सीधे कैमरे पर पलट जाते हैं। ये भी तो एक्टिंग ही है। बिल्कुल, क्या फर्क है इसमें? बिल्कुल सही बात है। इम्प्रोवाइजेशन, एक्टिंग, आप उस मोमेंट पर अपने आप को कैसे रखते हैं, आप दुनिया को कैसे दिखा सकते हैं। आप नर्वस बहुत है माना, लेकिन आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो इस धरती पर नहीं कोई आया। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है दोनों जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता क्या ये सच है, इसीलिए मैं दोनों फील्ड्स को अलग मानती ही नहीं, और मेरे लिए दोनों मेरा पहला प्यार है। बिल्कुल। तानिया, जब आप पहाड़ से माया नगरी मुंबई में गई तो वहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, इसके बारे में भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। माया नगरी मुंबई एक्चुअली माया नगरी है बिकॉज बहुत महंगी सिटी है,
वहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा है, घर का रेंट से लेकर लिविंग आपकी। अच्छा, आप एक्टिंग के करियर में जाना चाहते हैं, आप एंकर बनना चाहते हैं, तो आपको प्रेजेंटेबल भी होना पड़ता है ना। आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हर चीज़ एक्सपेंसिव है। तो उत्तराखंड से जितने बच्चे जो मुझे अभी देख रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो मैसेजेस करते हैं हम मुंबई आना चाहते हैं, मेरा एक सजेशन मैं अपने हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, तैयारी के साथ आइए, सिर्फ अपने क्राफ्ट की नहीं, सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, पैसे उड़ाने के लिए तो नहीं है ना, घर वालों की भी मेहनत की कमाई है या आपकी भी मेहनत की कमाई है। अगर आपने भी सेविंग्स करी है तो आप प्लान करके आइए। मैं 1 महीने का प्लान करके आ रहा हूँ, मैं 2 महीने का प्लान करके आ रहा हूँ, मेरे पास पैसे कितने हैं। किसी के भरोसे मत आइए या इस भरोसे मत आइए कि हाँ जी देख लेंगे। आपके माँ बाप नहीं चाहते कि आप किसी बड़े शहर में जाकर इस तरह से स्ट्रगल करें, कोई नहीं चाहता। मुझे अपने माँ बाप से बहुत प्यार है, मैं उनको दुखी नहीं कर सकती। तो मैं हर बच्चे को ये कहती हूँ कि एक उम्र होती है ना, आपको लगता है कि हम ही सबसे होशियार है, हमें सब पता है, चलो देख लेंगे। मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी, सेविंग्स आपकी होनी चाहिए। वहाँ पर जो पहचान के लोग हैं उनसे बात करके रखें। आपको रहना कहाँ है, किसी के भरोसे ना आए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल अपनी तैयारी के साथ आए, अपने क्राफ्ट पर काम करके आए, ताकि अगर आप बॉम्बे आए हैं तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। जब आप ऑडिशंस देने जाएं तो आपको असल में काम मिले और आपको जीवन में रिग्रेट ना रहे। आए ज़रूर, लेकिन तैयारी के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। तान्या, आपने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ में, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के साथ में काम किया, तो उनके साथ में आपका काम करने का क्या एक्सपीरियंस रहा? ऑनेस्टली मुझे ना, जैसे आप टीवी पर किसी को देखते हो तो आप बहुत एक पिक्चर बनाते हो दिमाग में, ओ ये तो ऐसे होंगे। खासकर मैं फिल्म स्टार्स से मिली, लेकिन उनके साथ मैंने इतना समय कभी नहीं बिताया। जब NH10 का भी शूट था तो हमारे अलग अलग टाइमिंग्स होती थी शूट की। अनुष्का के साथ थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन इतना समय नहीं बिताया था। पर क्रिकेटर्स के साथ हम 2 महीने एक होटल रूम में बंद थे, क्योंकि कोविड के टाइम पे बबल चल रहा था। उसको बबल कहते हैं, बायोसिक्योर बबल। अंदर ही कोविड टेस्ट होते हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, आप डायरेक्ट स्टूडियो जाते हैं, स्टूडियो से वापस होटल। तो वहाँ ब्रायन लारा थे, ब्रेट ली थे, इरफान पठान थे, सुरेश रैना हमारे साथ बबल में तो नहीं रहे, लेकिन उनके साथ काफ़ी समय बिताया, पार्थिव पटेल, अजीत अगरकर, ये इतने बड़े बड़े नाम हैं। और मेरी उम्मीदें ये थी कि पता नहीं कैसे होंगे, बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन जब मैं उनसे मिली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्रिकेटर्स तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही सिंपल लोग होते हैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग असल में उनके लिए, क्योंकि हम सब एक ही तरह से जी रहे थे ना। खाना एक है, समय एक है, जिम एक है, रनिंग के लिए एक जगह जा रहे हैं। मेरे लिए ये था कि आई मेट माई हीरोज एंड दैट मेड मी रियली हैप्पी। एंड वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बड़े सिंपल लोग होते हैं और दिल बहुत बड़े होते हैं उनके। आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ? बहुत अच्छा, जेन्युइनली। तान्या, अगर हम आज से 10 साल बाद बात करें तो तान्या अपने को किस मुकाम पर देखना चाहेंगी? हालांकि आज शोहरत सब कुछ है आपके पास, तो 10 साल बाद अगर हम बात करें तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, और 10 साल बाद आप अपने आप को कहां पर देखना चाहेंगी, किस मुकाम पर देखना चाहेंगी? पहली चीज, खुश देखना चाहती हूँ, बिल्कुल, और बहुत हेल्दी बड़ी देखना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप एक उम्र होती है ना, जब आपको समझ आता है असल में कि महत्वपूर्ण क्या है, खुशी, शांति और हेल्थ आपकी। बिल्कुल, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 10 साल बाद भी होपफुली मैं ऐसी मुस्कुराती हुई आपको दिखूं, और उत्तराखंड में ज़्यादा उम्मीद है यहीं दिखूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये प्लान है। हम सब हमेशा ये बात करते हैं, मैंने एक और इंटरव्यू में ये बात कही थी कि खुद तो उत्तराखंड में रहते नहीं, दूसरों को क्या बताते हो। बिल्कुल जी। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप स्टार स्पोर्ट्स तो बॉम्बे में ही है, फिल्म इंडस्ट्री तो बॉम्बे में ही है। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से बाहर जाकर वो एक्सपीरियंस नहीं लूंगी, मैं बैठी हूँ गांव में कि मैंने तो अपने पहाड़ के लिए कुछ करना है। अरे कुछ करो ना, आप जहाँ भी हो वहाँ से बैठकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं इसको प्रूव करके रहूंगी विद इन द कमिंग 10 years। मैंने बाहर से जितना अनुभव लिया, चाहे वो होम शॉपिंग है, चाहे वो एक्टिंग फील्ड है, चाहे वो क्रिकेट एंकरिंग है, या आने वाले 10 साल में और जो भी सीख पाऊंगी, मैं सब कुछ वापस आकर बांटूंगी। मेरे लिए रूट्स ना छोड़ें, आप जाए कहाँ भी वापस, ऐसे वो बूमरैंग आता है ना, ऐसे वापस आप वैसे वापस आए। किसी को ये कहना बिल्कुल ही गलत और इम्प्रैक्टिकल है कि आप बाहर मत निकलो तभी आप उत्तराखंड के लिए कुछ कर सकते हो। नहीं, आप बाहर निकलो, लेकिन उत्तराखंड को अपने से बाहर मत निकलने बिल्कुल दो। बहुत उसको अच्छी हमेशा बात अंदर है रखें। बस बिल्कुल। युवाओं के लिए, खास तौर से महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी तान्या? ये मैसेज कि खुद पर विश्वास रखें और अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए, कि आप अपने बारे में क्या सोचती हैं, उसके लिए बाहरी दुनिया जिम्मेदार नहीं होती, उसके लिए आप जिम्मेदार होती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ खुद को समय दें, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि ना महिलाओं की एक आदत होती है, हम दूसरों को, बच्चों को, फैमिली को प्यार करने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। नहीं, वो नहीं भूलना है, क्योंकि वो
एरोप्लेन में भी कहते हैं ना कि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, मास्क नीचे आएगा, पहले खुद पहने फिर दूसरे को पहनाए, तभी आप उसकी मदद कर पाएंगे। अगर पहले दूसरे को पहनाने लगे तो आपको भी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है, पहले खुद पहने ऑक्सीजन मास्क, फिर दूसरों की मदद करें, खुद को खुश रखें, तभी दूसरों को खुश रख पाएंगे। तानिया, आप हमारे साथ, आप यहाँ पर इस मंच पर आई, हमारे स्टूडियो में आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने स्टार एंकर मीडिया पर्सनालिटी तानिया पुरोहित से आपकी मुलाकात कराई। हमें आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगले अंक में ऐसे ही खास मेहमान के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।